थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए। सर ये तो मैं पूछ ही लूंगी आपसे कि बाजार में पैसे कहाँ लगाने, पहले मुझे बताइए मैं लगाऊं क्यों भारतीय बाजार में देखो, पैसा? थैंक यू लास्ट में देना है अगर शो पसंद आ जाएगी बराबर। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार इस शो पे हम रिसर्च कर रहे थे और मैं हर वीकेंड ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वेस्ट आती है कि सर ये तो ठीक है, पैसा लगाने का समय है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर कौन से लेने हैं, सेक्टर्स कौन से अच्छे हैं, फंड्स कौन से बढ़िया होंगे। तो आज उनके सारे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा सवाल वो सही है कि क्यों लगाएं। पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि पैसा लगाने का सही समय है भी है कि नहीं। तो नंबर 1, बाजार के लिए बजट अच्छा था और आपके लिए, मार्केट के लिए साल की सबसे बड़ी इवेंट बजट होती है। अगर बजट आपका ठीक ठाक अच्छा निकल जाए, जो कि बाजार के लिए था ही, तो एक वो। दूसरा, आरबीआई के नए गवर्नर, उन्होंने आते ही बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं को बहुत अच्छे से एड्रेस करना शुरू किया, सिस्टम में लिक्विडिटी डाली है। जाते जाते पिछले गवर्नर साहब ने सीआरआर कट किया था, रेट कट की शुरुआत हो चुकी है, तो पैसा भी आ रहा है बैंकिंग सिस्टम में और ब्याज दरें कम भी हो रही है। ग्लोबल टेंशन कम होती हुई दिख रही है, इसराइल हमास बंद होने के कगार पे है, रशिया यूक्रेन भी, जिस तरह से ट्रम्प साहब पूरे बाहें मतलब फोल्ड करके बोल रहे हैं कि कर दो, चुपचाप बंद हो जाओ, हो ही जाएगा। कच्चा तेल हमारा नीचे नीचे आ रहा है, इस साल का हमारा टारगेट 60 से $55 के बीच में है, तो वो भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ना बंद हो गया क्योंकि डॉलर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। तो 110 के आसपास आने के बाद अब धीमे धीमे नीचे आ रहा है, 107 के आसपास हो गया। रुपया लाइफ लो पर लाइफ लो बनाने के बाद थोड़ा गिरना रुका है। तो करेंसी की रिकवरी भी काफ़ी काम की है एफआईज के निवेश के नज़रिए के लिहाज से। रिटेल इन्वेस्टर्स डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। 26,000 करोड़ की एसआईपी लगातार आ रही है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की, और उनके उत्साह और जोश और भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं है, ये अच्छी बात है। और आखिर में सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हम कमज़ोर हुए, थोड़ी अर्निंग स्लो डाउन, थोड़ी जीडीपी स्लो डाउन और कंपनियों के नतीजे जो जिस तरह से आ रहे थे, उसको देखते हुए वैल्यूशंस बाजार के महंगे लग रहे थे। अब इस गिरावट के बाद बाजार के वैल्यूशन और स्पेशली लार्ज कैप शेयरों में वैल्यूशन आकर्षक हो चुके हैं। अगर 2 साल का किसी का व्यू है और अगर 20 के मल्टीपल से नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो आकर्षक वैल्यूशन माने जाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े बहुत कहीं कहीं अभी भी महंगे हो सकते हैं, लेकिन कई जगह सस्ते भी हो गए। तो लार्ज कैप्स तो आपको ये साफ कर रहे हैं कि अब हमारे खरीदने का वक्त आया है। सर ये सब तो अच्छी अच्छी चीजें, बट द पिक्चर इज नॉट कम्प्लीटली रोजी। तो रिस्क क्या है ये भी बताइए सर। रिस्क बहुत है, ऐसा नहीं कि बाजार में कभी रिस्क नहीं। जैसे आप पैसा लगाते हो सारे रिस्क दुनिया भर की शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो एफआईज की ही है जो बार बार लगातार बेच कर जा रहे हैं। इस बार जो बेचा है उन्होंने बड़ा तगड़ा वाला बेचा और लगातार बेचा है, तो अभी भी उनकी बिकवाली का डर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा ये कि चीन थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में अब पिछले 3-4 साल में हमें भर भर के जो पैसे मिले थे अब शायद उतने ना मिले, थोड़े कम मिले, वो एक डर है ही। दूसरा, कंपनियों के नतीजों में सुधार थोड़ा दिखा है दिसंबर तिमाही के में, हल्का सा सुधार, लिटिल बिट। मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे आने बहुत जरूरी है। अगर मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे ना आए तो बाजार की तेजी बनना बहुत मुश्किल होगी। अल्टीमेटली बजाय बिना अर्निंग्स के बाजार चल नहीं सकते, क्योंकि फिर वो वैल्यूएशन आपके जस्टिफाई नहीं होंगे। इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी है, वो धीमी ना पड़े। वैसे आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ग्रोथ के संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करें अब सरकार फुल एक्शन मोड में आ रही है कैपेक्स वगैरह को लेकर, तो हो सकता है। और आखिर में जो ट्रम्प साहब हैं वो कब आंख खोलेंगे उनका भरोसा नहीं है। मतलब उनका तीसरा नेत्र जब खुल जाए, टैरिफ वॉर एक बड़ी चिंता है थोड़े समय के लिए, 2-3 महीने के लिए, बाद में शायद हम उसको इग्नोर होते हुए देखें। सर ये तो फैक्टर्स हो गए प्लस और माइनस के, लेकिन अब मैं डायरेक्ट लेवल्स पे आती हूँ। आप हर रोज मुझे एक लेवल घोंट के पिलाते हैं, अपसाइड में भी। अब डाउन साइड में ये जो 22,700 है, ये नया लेवल हमारे सामने आ रहा है, अगर ये टूटता है तो क्या रिस्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपको समझना जरूरी भी है कि क्यों बड़े लेवल से। समझिए 22,700 के नीचे निर्णायक रूप से निफ्टी जाता है, क्योंकि 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना। तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है, काम का नहीं है, छोटा सा सपोर्ट है, खाली एकेडमिक पर्पज से। उसके बाद जो आपके लिए सबसे काम की रेंज है वो है 22,100 से 22,300 की। जनवरी फरवरी 2024 में ये आपका हाई बना था, लो नहीं हाई बना था। इस हाई के बाद ऊपर तेजी बनी, तो अगला आपका बड़ा लेवल जो बनेगा जनवरी फरवरी का हाई 22,100 से 22,300 की रेंज में था, ये होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट आएगा वो मार्च से जून 2024 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट लिए नीचे की तरफ। पहले वाला मैंने हाई का बताया, अब नीचे की तरफ बता रहा हूं। मार्च से जून 2024 में 21,700 से 22,000 की रेंज में बड़े सपोर्ट लिए हैं। तो ये कुल मिला के 22,000 के आसपास एक बड़ी सपोर्ट रेंज निकल कर आ रही है। दूसरी आइए 21,150 21,300, ये
मतलब आखिरी फाइनल सपोर्ट जिस तरह का जो मान ले, और क्यों 26,277 से आप गिरना शुरू होते हैं, और अगर मंदी के मार्केट में जाते हैं तो 20% से ज़्यादा की गिरावट होती है। और हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया मल्टी ईयर बुल मार्केट में है, तो आप 20% से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी पे नहीं घटेंगे। और वो 20% का करेक्शन एग्जैक्टली 5,500 पॉइंट का होता है, वो आकर खत्म होता है 21,021 पर, लिफाफा लेवल। ओके 21,021, तो ये नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए 21,000 से थोड़ा सा ऊपर आपके लिए बड़ा सपोर्ट बन जाता है 21,150, 21,300। 21,000 के नीचे जाने पर मार्केट मंदी के मार्केट में जाएगा, जो दूर दूर तक मुझे संभावना नहीं दिखती। हम स्लो डाउन में है, मंदी में नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए जो दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल अब हो जाते हैं, एक 22,000 के आसपास का 100-200 पॉइंट इधर उधर, और दूसरा 21,150, 21,300 का। ठीक है सर, आपने रिस्क की बात तो कर ली कि नीचे कहाँ तक जाएगा और बियर मार्केट की संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो कौन से लेवल से जहां नजर रखें? दो छोटे लेवल हैं। पहला 23,500, इसके ऊपर निकल कर टिके बंद हो तो आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी कि हम और ज़्यादा खराब शायद जल्दी से ना हो। लेकिन असली जो आपके लिए चैलेंज है वो 23,800 से 24,200 की रेंज का है। ये पार होने के बाद ही आप ये मानेंगे कि बाजार का बॉटम बन गया। जब तक 23,800 24,200 की रेंज यानी कि 24,200 के पार निकल कर टिक कर बंद ना हो जाए, तब तक आप ये मत पाने के बॉटम बन गया। अभी तो ये लेवल है, नेचुरली लेवल्स बदलते रहते हैं। अगर समझो और नीचे अगर 22,700 22,800 नहीं तोड़ते तो ये लेवल आपके एकदम परफेक्ट है। अगर तोड़ देते हैं तो फिर बात की बात में देखी जाएगी। फिलहाल ये आपके लिए लेवल है। अगर 24,200 के पार निकलकर निफ्टी टिक गया, बंद हो गया, तो मिनिमम टारगेट 25,250 का है। मिनिमम टारगेट कम से कम 1,000 पॉइंट की तेजी वहां से फिर आपके और बनती हुई दिखेगी 24,000। सो बड़ी बाधा आपकी जो है ना वो 23,800 से 24,200 की रेंज की। चलिए, तो दोनों तरफ के मौके यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन सर इस ऐसी जब सिचुएशन आती है तो यहाँ ट्रेडर्स बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। राइट। तो अब क्योंकि आप भी बता रहे हैं आप बाहर गए, काफी लोगों ने आपसे बातचीत की, ट्रेडर्स क्या करें? ट्रेडर्स के लिए तेजी और मंदी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। ओके। और ट्रेंड मंदी का है। ये ट्रेंड अभी तक बदला नहीं है। अच्छा। जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आपको हर उछाल में बिकवाली करनी है। ओके। मजबूती के संकेत ना आए तब तक आप बेचना है ऊपर में हर लेवल पे। और मजबूती का संकेत कब और कैसे आएगा वो आप समझ लीजिए। मजबूती का संकेत जब आए तब आपको बेचना रोकना है। पहला 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब आप ये मानिए कि मजबूती के संकेत आना शुरू हो रहे हैं। नंबर 1, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ, ध्यान से सुनिए, दोनों एक साथ पिछले दिन के हाई के मुकाबले में ज़्यादा हाई बनाए और पिछले दिन के लो के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा ऊपर का लो बनाए। यानी हायर हाइज और हायर लो होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों का पिछले दिन के मुकाबले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दिन के दौरान लोअर लेवल से रिकवर होकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद होने की कोशिश करें। ये दूसरी चीज, ये स्ट्रेंथ दिखाता है। और तीसरी चीज, पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर बंद हो। ये तीनों कंडीशन एक साथ जब आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी और दोनों में साथ में आए, तो और भी बढ़िया। तो आप मान के चले कि मजबूती का पहला संकेत आया। और अगर ये 2-3 दिन आपके साथ हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए, फिर टेंशन मत लीजिए, फिर हो गया, जितना खून खराब होना था, जितना खराब होना था, डन। तो ये आप तीनों चीजें बहुत ध्यान से गोट के पी जाइए अगर आप ट्रेडर हैं, तभी आपको पता चलेगा ट्रेंड रिवर्सल कहाँ होगा। ठीक है, नहीं तो तब तक आपका ट्रेंड मंदी का है, हर उछाल में बेचना है जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है। अब आप कैसे करेंगे ट्रेड? अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं, हर एक बाय पोजीशन पर आपका पुट होना चाहिए। अच्छा। या फिर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन के जरिए बाय पोजीशन बनाएं। ट्रेडर्स के लिए अगर लेना ही है, किसी को कई बार होता है ना मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लूंगा, तो फिर आपकी हेजिंग होना जरूरी है। ये ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, चलिए, ये तो आए दिन के कारोबारियों के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करें? क्या इस तरह के मार्केट में उनके लिए अब निवेश के मौके आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। खराब मार्केट में उनके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? बिल्कुल है। ट्रेडर मंदी का ट्रेंड ट्रेड करेगा, लेकिन जिसको इन्वेस्ट करना है उसको तो खराब मार्केट में मिलेगा मौका। मौजूदा निवेश में बने रहे। नंबर 1, पहला, आपका जो शेयर अब तक नहीं बेचा, अब नहीं बेचना है। सिर्फ क्वालिटी चेक कर ले, मेरे पास क्वालिटी है ना, कचरा तो नहीं। अगर आपके पास खराब क्वालिटी के शेयर तो आप बेचकर दूसरा खरीद ले, लेकिन अदरवाइज अच्छे शेयर हैं तो आपको पैनिक में नहीं बेचना है। नंबर 1। नंबर 2, पैसा कब और कैसे लगाना है। 1/3 पैसा आप अभी लगा लीजिए 23,000 के नीचे, 1/3 लगा लीजिए। ठीक है, 22,200 के आसपास आए, सेकंड इंस्टॉलमेंट 33% की जाएगी आपकी। और 23,100-300 की रेंज में आती है तो फाइनल इंस्टॉलमेंट आपकी चली जाएगी। यानी कि
माफ कीजिएगा, सॉरी, 21,300 के आसपास आ जाए तो आपकी फाइनल इंस्टॉलमेंट चल जाएगी। सो कहने का मतलब है कि आप 21,300 के आसपास अगर गलती से आ जाए तो आप फुली इन्वेस्टेड हो जाएंगे। अब किसी को डर ये भी लगता है, हाँ 21,000 की बात करें, तो हाँ, देखिए कोई भी लेवल सेक्रोसेंट नहीं है, कोई भी लेवल नीचे या ऊपर की तरफ आप ये ना बोले कि नहीं टूट सकता है, टूटने में टूट सकता है। 1/3 तो अभी लगा लीजिए, ओके, 2/3 जो आपको लगाना 33 अब आपका सवाल ये हो सकता है, अब मैं तो 1/3 लगा के बैठ गया और नहीं गिरा तो हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये गिरा। एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो फिर आपको नहीं लगता है नहीं गिरेगा तो फिर किसी को पूछो मत, फिर लगा ही दो, क्योंकि गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली 26,200 300 का हाई भी वापस बनेगा। आप निफ्टी 40,000 50,000 भी देखेंगे, समय कितना लगेगा वही तो बात है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि मुझे 1,000-2,000 पॉइंट की मंदी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 23 पे इन्वेस्ट करके 21 हो जाए मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे सामने 30 और 35 दिखता है, तो एग्जैक्टली, फिर डाल दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका है कि नहीं मैं तो सेफ्टी चाहता हूँ भाई, मुझे रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में, तो फिर आपके लिए दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास। जब 24,200 के ऊपर निफ्टी निकल कर बंद हो जाए तब आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी आप, लेकिन तब तक आप ये कह सकते हैं कि आपके 1,000-1,500 पॉइंट 1,200 पॉइंट की तेजी आपकी हाथ से निकल जाएगी, तो आप दोनों हाथ पे लड्डू नहीं रख सकते। अगर एकदम सेफ्टी के साथ चलना है तो 24,200 जब पार करें फुली इन्वेस्टेड, और नहीं तो अभी इन 3 लेवल पे जितना आपका मन करे। आपका अभी 50% का मन करता है अभी लगा लो, 75 करता है 75 लगा दो, या 1/3 लगा लो, आपकी श्रद्धा पे। ओके। सर अब बताइए निवेश के लिए बेहतर क्या है, क्या तरीका क्या होना चाहिए फिर? निवेश के लिए बेहतर एक ही चीज है, पैसा कमाने पे फोकस मत करिए, मतलब? पैसा बचाने पे फोकस कीजिए। हाँ, ये मार्केट ऐसा नहीं, यहाँ आपको पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है बजाय कमाने के। पैसा बचाने की ट्रिक आपको आ गई तो पैसा तो आप इवेंचुअली कमा ही लोगे। इस मार्केट में जो पेशेंस के साथ बना रहता है वो पैसा कमा के जाता है। ऐसे में लार्ज कैप शेयरों में पैसा लगाना बेहतर है। ओके, बड़ी गिरावट के बाद लार्ज कैप शेयरों के वैल्यूएशन सस्ते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी भी रिस्क है, इसलिए सीधे सीधे तौर पर पैसा मत लगाइए। कहाँ किस में मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया, कोई खराब खबर पे 10-20% घट गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए वहां पर कभी भी मार्जिन कॉल आ गए, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट होने की रिस्क वहां खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा अगर सीधे सीधे शेयर खरीदने तो लार्ज कैप ही खरीदिए। ठीक है, डन। अब सर ये बताइए कि अब इसमें भी जो आपने पॉकेट्स तो बता दिए, अब इसमें भी कहाँ कहाँ पैसा लगाना है और किन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, कहाँ कहाँ लगाना है। जो लगाने के लिए सबसे 2 बढ़िया जगह है वो है बैंक और फार्मा। बैंक्स में खरीदारी कीजिए, बैंक्स के लिए मूड माहौल अच्छा है, पिछली तिमाही के नतीजे अच्छे आए हैं, आरबीआई पॉलिसी इनके लिए फेवरेबल है, लिक्विडिटी आ रही है, और फार्मा तो कमाल ही है, बिल्कुल, कमाइयाँ बढ़िया हो रही है। टेक्सटाइल शेयरों में भी थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं, ये हमारे साल की थीम है, पसंद भी है। करेक्ट। कहाँ से दूर रहना, हाई पी मल्टीपल वाले शेयर जो 80-100 के मल्टीपल पर है, अभी भी 60-70 के मल्टीपल पर है, वहां से अभी भी आप दूर रहिए, उनको मत करिए। रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है, ज़्यादा नहीं बन सकता, और ऐसे में अगर आपका मन ही है कुछ खरीदने का तो लीडर टाइप डीएलएफ ही खरीदिए, अदरवाइज दूसरे मत खरीदिए। कौन से शेयर बढ़िया हो सकते हैं? बाजार चलेगा, लार्ज कैप चलेंगे, एफआई लौटेंगे तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इस तरह के शेयरों में लौटेंगे। और फार्मा में हमें डीवी सिप्ला सन जैसे शेयर पसंद है। ठीक है, ठीक है, कहाँ दूर रहना है? ट्रेंट हमारी पिक तो रही है, लेकिन फ्रेश पैसा मत लगाइए, पुराना पड़ा है तो ठीक है। अच्छा। ट्रेंट, सीमेंस, पेज, ये सारी इंडस्ट्रीज, ये क्या क्यूमिंस, एबीबी टाइप की ये शेयर जो है ना, ये बढ़ने में हाई बीटा तो रहेंगे, लेकिन क्या ये ज्यादा मल्टीपल वाले गिरे, अगर बाजार खराब हो तो ये गिरने में आगे रह सकते हैं, तो थोड़ा इनसे अभी नया निवेश न करें। और गोल्ड ज्वेलरी कंपनियों में भी आप नया निवेश न करें। अगर किसी को पसंद है तो सिर्फ एक ही रखना चाहिए, टाइटन। इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयर, पीएसयू कंपनियां, पावर, डिफेंस और रेलवे, ये आपको है ना बहुत परेशान कर देंगे। अच्छा, जैसे मूड सुधरा ऐसे भागेंगे 5-5, 10-10%, आप तो ओ मिस कर गया मैं, और घटने में भी सबसे आगे रहेंगे। तो इसमें है ना आपका बड़ा हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट होगा। अगर करना है तो बहुत सोच समझ के छोटा एक्सपोजर रखें। सीधी सीधी बात यह कि सस्ते पी मल्टीपल वाले शेयर खरीदने हैं, डेट फ्री कैश रिच कंपनियां वो खरीदनी जिनमें कर्ज नहीं है, और महंगे पी मल्टीपल वाले शेयरों से थैंक यू वेरी मच अभी नहीं लेंगे। सर और भी निवेश के तरीके होते हैं, क्या शेयर ही खरीदे जाएं या म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है? म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है, इस market स्पेशली अगर आप लार्ज और मिड कैप खरीद रहे, मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदे, तब तो आपको 100% म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। Okay. 4 तरीकों से आप पैसा लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जिन लोगों को सिर्फ इक्विटी खरीदनी है, मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ, मुझे इक्विटी में ही पैसा लगाना है, इसमें मोटा पैसा बनता है। 20% कोई मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स घट गया, 12% आपका लार्ज कैप घट गया, तो अब मैं इक्विटी में ही लगाऊं। तो आपके लिए एक ही फंड सबसे बढ़िया है, वो है फ्लेक्सी कैप इक्विटी स्कीम्स। हर एक फंड के पास है,
फ्लेक्सी कैप स्कीम में कौन सी में लगाना मैं आगे बता दूंगा। नंबर 2, जिनको कम रिस्क लेनी है, मैं मेरे लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी का ये जो ऊपर नीचे होता है ना बहुत स्ट्रेस होता है, आप डेट फंड में पैसा लगाइए। और कौन से डेट फंड में? बॉन्ड फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड, जो लंबी अवधि वाले हैं, जिनकी मैच्योरिटी 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के, इन फंड में पैसा लगाइए। जो कहते हैं कि मुझे तो इक्विटी में भी वैल्यूएशन ठीक रखे हैं, ब्याज दरें घटेगी तो डेट में भी पैसा बनेगा, सही भी है, तो मुझे इक्विटी का टैक्स बेनिफिट मिले, मैं एक बैलेंस फंड चाहता हूँ, तो आप बैलेंस फंड में लगाइए पैसा। बैलेंस फंड में आपको फायदा ही होगा कि दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, इक्विटी की अपसाइड भी मिल जाएगी और डेट का टैक्स का बेनिफिट भी होगा। तो ये आपका तीसरा बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और चौथा एक वो ऑप्शन है जिनको लगता है कि भाई डेट भी अच्छा लग रहा है, इक्विटी तो ठीक है ये भाव से, और गोल्ड में भी सब लोग तेजी बोलते हैं अभी, और तेजी, तो मुझे तो वो भी चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों है, और जिसमें इक्विटी ज़्यादा ताकि आपको उसका टैक्सेशन बेनिफिट इक्विटी का मिल जाए, ये आपके लिए एक अच्छा। एक और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि गोल्ड और इक्विटी में क्या करना चाहिए। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो एलोकेशन बार बार लगातार ठीक से करना जानते हैं, तो धीरे धीरे हर उछाल में आप गोल्ड बेच सकते हैं। अच्छा। और हर गिरावट में इक्विटी लेते जाइए। ठीक है। गोल्ड से प्रॉफिट बुक करके इक्विटी में पैसा लगाना शुरू कीजिए, ये आपका एक बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। $2950 है, हर 50 75 या $100 आप डिसाइड कर लें, गोल्ड बढ़ेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा गोल्ड बेचते जाऊंगा। अच्छा। और हर इक्विटी में 2% इक्विटी घटेगी इंडेक्स के लेवल पे, कि 22,700 से अगर 22,500 आ गया, 22,200 300 आ गया, 21,800 आ गया, तो मैं पैसा लगा दूंगा। ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो प्रॉपर अलोकेशन कर सकते हैं। अब एक एक करके सर मैं स्कीम का नाम जानना चाहती हूँ। आपने फ्लेक्सी कैप से शुरुआत की, अब इसमें कौन से फंड्स आपको पसंद है ये बताइए। फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो इक्विटी है, ये सारे इक्विटी फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक और SBI फ्लेक्सी कैप, इन चारों में से जो आपको पसंद आए कोई भी लगा लीजिए। ओके। ये फ्लेक्सी कैप हो गया। ठीक है। डेट कैटेगरी में क्या? डेट में HDFC लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, SBI लॉन्ग ड्यूरेशन और ICICI प्रू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, ये तीनों फंड है। इनमें से आपको जो पसंद आए वो लगा लीजिए। चाहे तो आप एक एक फंड भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। बैलेंस इक्विटी फंड्स, HDFC बैलेंस इक्विटी फंड, SBI और कोटक, इन तीनों के बैलेंस इक्विटी फंड है। तीनों आराम से आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और अंत में सर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड? मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है और HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इन फंड्स में भी पैसा लगाने के दो तरीके हैं यहाँ। एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा AUM वाले फंड में पैसा लगाना है, वो लगा सकते हैं। वो हो सकता है आपको रिटर्न थोड़ा कम दे लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा देंगे। कुछ लोगों को रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो कम AUM वाले फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। दोनों में से आपको जो स्ट्रेटेजी समझ में आए उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, आपने हमारे दर्शकों की तो काफ़ी मदद कर दी, लेकिन हमेशा मुझे आपसे एक वर्ड ऑफ एडवाइस चाहिए होती है जो मैं आपके एक गुरु मंत्र के तौर पर देखती हूँ। तो सर ज़रा बताइए क्या होगा मंत्र हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है। नंबर 1, बाजार की ये गिरावट पहली रही है और नहीं आखिरी है। ओके। इससे पहले कई बार बाजार कुछ अच्छी वजह से और कुछ बिना वजह के भी गिर चुके हैं। इस बार की गिरावट की वजह थोड़े महंगे वैल्यूएशन और थोड़ी धीमी पड़ती हुई अर्निंग ग्रोथ ये थी, जो अब काफ़ी हद तक प्राइस में आ चुकी है। सो इसलिए हमेशा याद रखें कि बाजार की ये गिरावट पहली और आखिरी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, हर गिरावट के बाद बाजार नए रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, बॉटम जहाँ भी बनेगा वो 22,700 22,800 है या 22,000 होगा या 21,000 होगा, वो हमें नहीं पता, वो बनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ पता है, जब जब बॉटम बनने के बाद नए रिकॉर्ड हमेशा बने। आप साल 2000 ले लें, 2008 ले लें, 2013 ले लें, 2020 का कोविड ले लें, समय कितना लगेगा और नया हाई कितना बनेगा वो अपनी जगह एक अलग विषय है, लेकिन बनता है हमेशा। और नया रिकॉर्ड बनता है, नया रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड से काफ़ी ऊपर का होता है। नया रिकॉर्ड जैसे कोविड के वक्त 12,400 से निफ्टी घटकर 7,500 आया, लेकिन वापस बना तो 7,500 से 12,400 आके नहीं रुक गया, ये 26,000 पहुंचा है। 26,000 पहुंचा है। करेक्ट। सो कभी कम बढ़ सकता है, कभी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन नए रिकॉर्ड बनते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर, आपको भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और समय देना जरूरी है। आप ये चाहें कि जितना जोर से घटा है, जितना जल्दी घटा है मेरा, उतना ही वापस आ जाए तो अपनी किस्मत। करेक्ट। लेकिन हर चीज को समय देने से काम होता है। मैं इन जनरल पोर्टफोलियो और मार्केट की बात कर रहा हूँ। कोई आपका स्टॉक अगर बहुत ही कचरा शेयर खरीद लिया है तो जरूरी नहीं कि उसका भाव हर बार आए, वो एक अलग चीज हो सकती है। इन जनरल मार्केट में अगर आपका ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है,
और आप इन्वेस्टमेंट को अपना समय देंगे तो वापस से आपको पैसा बनाने का मार्केट मौका देगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सबसे बढ़िया समय पैसा लगाने का सबसे खराब मार्केट में होता है। ठीक है, ऐसे में अगर आपको अच्छे भाव चाहिए तो समय अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा समय चाहिए तो भाव ऊपर भाव मिलेंगे। ऊपर के मिलेंगे। और इसीलिए आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में आप भाग लें। भागले का दो मतलब होता है हिंदी में, एक भागले मतलब रन अवे, भाग जाओ Run सब कुछ away. छोड़ के, और दूसरा भागले मतलब पार्टिसिपेट करें। Participate. तो ये भाग लेने का समय यानी कि भाग जाने का समय नहीं है, क्या बात है। भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का समय, नहीं कि भाग जाने का। समझिए आपने 26,000 में एंट्री कर ली, 25,500 में कर ली, 25,000 पे ले ली, आपकी एंट्री गलत हो गई। एक काम गलत किया ना लाइफ में, तो और गलत करने। हाँ। अगर अब आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो दूसरी गलती करेंगे, और जब फिर वापस 26,000, 27,000 और 30,000 निफ्टी कभी आएगा, देखिएगा अरे फिर दिल जलेगा। गलती कर ली। सो इसलिए प्लीज अपना भरोसा देश में बनाए रखें, देश की इकोनॉमी बनाए रखें, मार्केट में बनाए रखें, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इतिहास देखें, और कुछ समझ में ना आए, किसी पे भरोसा ना हो, सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के फंड खरीद कर बैठ जाए शांति से। आज तक इतने सालों के इतिहास में कभी इनमें न ताला लगा है, न बंद हुआ है, Exactly. और न कभी खत्म हुए हैं। 50% से ज़्यादा के करेक्शन के बाद भी नए हाई बने। इसलिए प्लीज़ इस वक्त सबसे बड़ी बात, और डर लगे स्क्रीन देखकर, रोज की गिरावट को देखकर, तो थोड़े समय के लिए दूर हो जाए मार्केट से, 2-3 महीना संन्यास ले लें, और बाद में जब सब ठीक होने लगे फिर लौटें। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच सर। और हमारे दर्शकों के मन में जितने भी सवाल होंगे, चाहे वो ट्रेडर हो, निवेशक हो, या म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाते हो, उनकी काफी हद तक यहाँ दिक्कतें या सवाल दूर हुए होंगे।